अभी WWE ने जॉन सीना का पूरा स्मैकडाउन का दौरा, WWE का इंडिया में आना, ये सब अनाउंस ही किया और जो उनका रोला है वो भी शुरू हो चुका है क्योंकि WWE की मर्चेंडाइज में इस समय सेकंड और फोर्थ पे टॉप सेलिंग पे है जॉन सीना की वो जो नई वाली मर्चेंडाइज आई है। तो ये बात हमेशा ही जॉन सीना प्रूव करते रहते हैं कि स्टिल वो बड़ा नाम रहेंगे WWE कंपनी के लिए। इवन अब तो वो और भी बड़ा नाम है। इवन अब वो इंडिया में आ रहे हैं तो सिर्फ वो एक WWE सुपरस्टार नहीं बल्कि एक हॉलीवुड का सुपरस्टार आ रहा है, तो फील बड़ी वाली है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और इंट्रो वर्किंग ऑन न्यू चैनल इंट्रो नहीं है, उसके ऊपर काम होगा। आप लोग मुझे ही ट्रोल करने लग गए। सबसे पहले स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं। लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.591 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो WWE ने मंडे नाइट रॉ की कमाई है 1.677 मिलियन व्यूअर्स। और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के ऐसे हालात चलते हैं, ज्यादा इसके बारे में बात करने का कुछ फायदा है नहीं। अब गाइस जो अगली स्टोरी है ना, उसके लिए मैं आपसे बोलूंगा आराम से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न ले लो। तमाशा देखना पसंद है, रोड पे चलती फिरती लड़ाई देखना पसंद है, तो आपको ये चीज सुनने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सीएम पंक की और उनकी बैक स्टेज फाइट की। और एक्चुअल में कुछ ऐसी बातें पता चली नहीं जो आपके होश उड़ा देंगी कि क्या ऐसा हुआ था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जंगल बॉय और सीएम पंक उनकी फाइट हुई थी, पैरी है जिनका नाम, तो इनकी जब बैक स्टेज फाइट हुई थी तो सबसे पहले सीएम पंक ने जो है घुसेड़ना मारना शुरू किया था और ये लड़ते लड़ते इतना बुरा लड़े कि कंपनी के मालिक साहब टोनी खान के ऊपर ही मॉनिटर गिर गए। मतलब थोड़ी सी इन्होंने लड़ते लड़ते ऐसी भसड़ मचाई होगी तो वो जो मॉनिटर है लड़ते लड़ते वो टोनी खान के ऊपर ही गिर गए हैं। इसके बाद समोआ जो आते हैं जिन्होंने बीच बचाव किया और लड़ाई को बंद किया, उन्होंने कोशिश क्या करी, मतलब समोआ जो तो वैसे हट्टे कट्टे दोनों को उन्होंने आराम से साइड कर दिया होगा। इसके बाद गाइस अब AEW ने सस्पेंड भी कर दिया है सीएम पंक और जंगल बॉय दोनों को। और गाइस मैं आपको यही बताता हूं कि AEW ने कुछ ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया सीएम पंक को कि तुम सस्पेंड हो चुके हो। इवन जो शिकागो में शो होने वाला है AEW का ऑल आउट, वहां पर भी ये नहीं होने वाला है। मतलब मैं तो सोच रहा हूं कि सीएम पंक शिकागो ऑल आउट का शो और वहां पर सीएम पंक नहीं हो रहे, तो ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है मेरे लिए। अगर आप पूरा सीएम पंक का रन भी देखोगे AEW का तो 50% टाइम वो ऐसा रहा है जहां पर या तो वो सस्पेंशन के टाइम से गुजर रहे हैं या फिर वो इंजरी के टाइम से गुजर रहे हैं। अब तो मार्केट में सीएम पंक की पूरी ही जो बची कुची इमेज थी वो भी खराब हो चुकी है। पहले तो फिर भी लोगों ने उनको एज दे दिया था कि चलो भाई सीएम पंक के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन अब दोबारा से जब सीएम पंक इस तरीके से उन्हीं चीजों में आए हैं तो फिर अब लोगों की जो देखने का नजरिया है वो सीएम पंक को लेके बहुत ज्यादा बदल चुका है। एरिक बिशॉप ने कुछ कमेंट किया AEW के इस जो ऑल इन वाला शो हुआ था उसके बारे में। वो कहते हैं ये सिर्फ एक इंडी शो है स्टेरॉइड्स के ऊपर। आपको पता है स्टेरॉइड्स जो है बंदे को तगड़ा बना देते हैं, तो था वो इंडी शो ही। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से रेसलमेनिया वाली वाइब नहीं थी इसमें। अभी अगर आप बाद में देखोगे भी तो ऑल इन के बारे में कुछ बात नहीं हो रही। मैच में क्या हुआ, मैच के बाहर बैक स्टेज कौन सी भसड़ हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद टोनी खान का कुछ ऐसा जलवा नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत भी हूँ, लेकिन अगर अपने बॉस की डर टेंशन रहती है कि भाई वो क्या रिएक्ट करेगा तो शायद थोड़ा सा होता है। तब बंदे जो है थोड़े औकात में हिसाब से लिमिट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या ही चलता रहता है, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता टोनी खान का। मतलब सोचो लड़ रहे हो टोनी खान के ऊपर ही मॉनिटर कर गया। इमेजिन करो यही सिचुएशन WWE के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। भले ही WWE के अंदर कितनी ही पॉलिटिक्स खेली जाती हो, कुछ भी होता रहता हो, लेकिन ये भाई ये छपरियों वाले काम ही लग रहे हैं मुझे पूरे। होपफुली ये चीज़ों को अच्छे से वो निपटा लें, क्योंकि AEW जिस तरीके का प्रोडक्ट देती है वो एक बहुत अलग टाइप की प्रोफेशनल रेसलिंग, हार्डकोर रेसलिंग फैंस को केटर करता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ ऐसा हो। बाकी देखते हैं अभी इसके बारे में कुछ फॉलोअप में कोई और मुझे चीज़ पता चलती है तो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन तमाशा पूरा बन गया इस समय और आपको पता है ये दुनिया तो तमाशा देखती है और वही काम AEW के साथ इस समय चल भी रहा है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और आपको पता ही होगा ब्रे वायट का जो फील्ड वाला कैरेक्टर था उसमें वो अपना मैंडिबल क्लॉ यूज किया करते थे। तो इसके पीछे की कहानी क्या थी वो मिक फोली ने रिवील करी। आपको पता है मिक फोली ने ये जो क्लॉ, मैंडिबल क्लॉ वाली चीज है, इसको अपना एज फिनिशर बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था। तो वो बताते हैं कि पॉल हेमन का उनके पास कॉल आता है। यहाँ पे वो बात करते हैं फील्ड के नए कैरेक्टर के बारे में। तो सोचो अगर तुम्हारा जो फिनिशर है मैंडिबल क्लॉ, उसको अगर फील्ड यूज करे तो उस पर वो कहते हैं आई लव इट। एंड देन जब उनसे ये भी बोला कि तुम अगर पहले विक्टिम बनो फील्ड के इस मैंडिबल क्लॉ के, तो इस बात पर भी उन्होंने अग्री किया। और मिक फोले कहते हैं कि उसको इस बात को लेकर काफी अच्छा लगता है कि मैं वो पहला बंदा था जिसने मेरे ही जो फील्ड के मैंडिबल क्लॉ का शिकार बना, जो कि उनका ही खुद का फिनिशर था। इवन गाइस AEW की तरफ से भी एक बड़ी अच्छी चीज पता चली, बहुत एक अच्छा जेस्चर पता चला कि जो भी आगे अब ब्रे वायट को लेकर चीज होने वाली, इसकी वजह से अगर AEW के किसी भी सुपरस्टार को छुट्टी चाहिए होगी, ब्रेक चाहिए होगा, तो फिर वो उनको ईजिली मिल जाएगा। इस चीज पर उनके ऊपर काफी रहम है कि भाई जाओ
अभी काफ़ी ऐसा टाइम है जिसमें सबको साथ में रहना चाहिए, तो फिर ऐसा छुट्टी वुट्टी देने का AEW में कोई मुश्किल वाला पंगा है नहीं। तो ये भी उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा जेस्चर है। इवन जब ऑल इन भी हो रहा था तो वहाँ पर भी जो ट्रिब्यूट्स हैं ब्रे वायट को वो दिए जा रहे थे। अगली स्टोरी सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है। तो हैशटैग WWE पेबैक जब हम ट्विटर पर या फिर एक्स पर यूज़ करते हैं तो जो कस्टम इमोजी यहाँ पर आती है वो सेथ रॉलिंस की ही है। तो मतलब कि ये जो पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट है वो एक तरीके से ऑल अबाउट सेथ रॉलिंस एंड हिज वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंस। अभी इसके बारे में बहुत बड़ी चीज़ें बताने के लिए तो वीडियो के साथ आप लोग चिपके रहना। वैसे मैं आपको ये बताया था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो पंथ शॉट यानी क्रिकेट चैनल पर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। बहुत टाइम से मैं एक्टिव हूँ, बट टेंशन मत लो, कल में वीडियो, आज या कल में वीडियो आ जाएगी। अगली स्टोरी गुंथर और उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और चैट गेबल के मैच से रिलेटेड है। अब आप लोग भी सोच रहे हो यार कितना बड़ा मैच है, चैट गेबल और गुंथर का, ऐसा WWE क्यों कर रही है कि वो उसको पे बैक में जगह ही नहीं दे रही है। तो गाइस इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ट्रिपल एच प्रीमियम लाइव इवेंट्स को ओवरबुक नहीं करना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में ठूस दो, क्योंकि उसकी वजह से ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कि पूरे ओवरऑल शो की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। तो इसी वजह से ट्रिपल एच अगर उसको रॉ स्मैकडाउन पर भी बुक कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इवन कई केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको बड़े शो से हटा के किसी एक ऐसे शो पर बुक किया जाए जहाँ पर बड़ी और चीज़ें नहीं है तो फिर सारा फोकस उसके ऊपर रहता है। तो इस हिसाब से ये मंडे नाइट रॉ में आए थे गुंथर और चैट गेबल का मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बुक करना WWE का एक सही डिसीजन है। आज NXT में एक बहुत बड़ा डिसीजन हमको पता चला डोमिनिक मिस्ट्रियो की तरफ से, और मुस्तफा अली और ड्रैगन ली के बीच जो मैच होने वाला उसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं नेक्स्ट वीक डोमिनिक मिस्ट्रियो। और स्टोरी लाइन ये है कि डोमिनिक कहते हैं भाई तुम दोनों में से मुझे क्लियर विनर चाहिए, और क्लियर विनर कैसे निकलेगा, जब मैं मैच में रेफरी होऊंगा तो उनमें से जो भी जीतेगा फिर वो आगे जाके मैच करेगा डोमिनिक मिस्ट्रियो के साथ में। तो NXT में भी अपना जो जलवा है डोमिनिक का वो बरकरार है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप भी है। नेक्स्ट स्टोरी ब्लड लाइन से रिलेटेड, और आपको पता ही होगा मानो एक रेसलर हुआ करते थे पहले WWE में, जो कि बहुत टाइम पहले ही, मतलब बहुत टाइम पहले इनएक्टिव ही हो गए हैं। आपको फोटो दिखाऊंगा तो शायद याद आ जाएगा। तो इन्होंने इसके बारे में कमेंट किया कि क्या ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है, मैं आसानी से ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं रोमन को जानता हूँ, पहले काम कर चुका हूँ, मैं ऊसोस को जानता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए ये चीज़ करना बहुत फिट रहेगा। और बेसिकली उन्होंने अपनी जो बुक है उसको ओपन रखा हुआ है बिल्कुल, कि उसमें आके WWE अपनी स्याही से कुछ भी स्टोरी लिख सकती है। तो देखते हैं क्या ये चीज़ WWE करेगी, बट ऑप्शंस WWE के पास बहुत सारे हैं। वो जो पूरी ब्लड लाइन वाली मैंने वीडियो बनाई है पूरी समवन फैमिली की, होपफुली आपने उसको देखा होगा तो आपको उसके बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। जिमी ऊसो जे ऊसो की बात करते हैं तो भाई जो 6 अक्टूबर का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पर जिमी एंड जे ऊसो दोनों ही सुपरस्टार्स एडवर्टाइज हैं। इवन गाइस इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूं कि जो फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पर भी जे ऊसो का एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि जे ऊसो का वो जो क्विट वाला सीन है अभी, जो कि अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था अभी रिसेंटली जो हमने इतनी सारी चीज़ें सुनी, लेकिन यह सब फोकस ऑब्वियसली फिर स्टोरी लाइन के ऊपर तो वापस से होना ही है। तो फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर करंटली WWE जे ऊसो को एडवर्टाइज कर रही है। और अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि जे ऊसो और जिमी ऊसो के मैच का क्या हुआ, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि पेबैक WWE को बड़ी जगह नहीं लगी थी। और उससे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि रोमन रेंस भी एक्टिव नहीं थे इस समय, तो WWE को सही नहीं लगा कि भाई जब रोमन रेंस नहीं है तो फिर अब नहीं करते, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और बाद में किसी एक बड़े शो के लिए हम जिमी ऊसो और जे ऊसो के मैच को करेंगे। तो ये मैच होना ही है, WWE ने इसको अपनी लिस्ट में रखा है, बस WWE एक परफेक्ट मौके का वेट कर रही है। नेक्स्ट हम लोग रोमन रेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो फिलहाल तो रोमन रेंस के आने वाले ऐसे टाइम में कोई ऐसे अपीयरेंस नहीं है, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि उनका एक ब्रेक होगा। बट गाइस एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड की है रोमन रेंस ने, हो सकता है वो टेलीविजन पर आपको दिख जाए। वो वीडियो किस बारे में है, क्या है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और वो कब आएगी उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो और ये भी मैं आपको बताया था कि ये जो जॉन सीना का पूरा स्मैकडाउन का पूरा ये टूर चल रहा है ना पूरे 7-8 हफ्तों का, ये एक तरीके से WWE की नज़र में रोमन रेंस की रिप्लेसमेंट है कि रोमन रेंस जैसा बड़ा सुपरस्टार नहीं आ रहा, तो फिर हम जॉन सीना को शो पर लेके आ जाते हैं, जो कि फिर उनकी कमी को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर देगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्री टिकट मैं दे रहा हूँ सुपरस्टार स्पेक्टिकल की, ट्विटर पे तो दे दी ऑलरेडी, अब इंस्टाग्राम पे जो मैं 2 टिकट्स दे रहा हूँ ये सिर्फ टिकट है, क्योंकि मैंने जिसको स्पॉन्सर करना था पूरा अंकित, उनको मैं कर चुका पूरी फ्लाइट टिकट होटल्स वहां का। तो ये सिर्फ स्टेडियम के अंदर टिकट है 500 वाली भी नहीं, 1500 वाली, मतलब जहां मेरा भाई जा रहा है वहीं। और भाई हर किसी को 10-20 हज़ार का अगर मैं कर दूंगा तो फिर भाई अपनी रोटी दाल पानी नहीं चलेगी। तो ये सिर्फ टिकट है, तो अगर आप आ रहे हो तो फिर कंफर्मेशन देना इस बात की, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि आप आए भी नहीं और आपको टिकट भी मिल गई और भाई जो बंदा आ सकता था फिर हम उसको भी नहीं दे पाए। फिर तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि हैदराबाद से कोई आ जाए, क्योंकि मैं सबको यार नहीं दे सकता फ्री। भाई मैं अपने भाई को 1500 में दे रहा हूँ, उसको रिंग साइड लेके आ रहा, मैं तो वही टिकट है मतलब मेरे भाई के साथ ही बैठोगे आप। तो वैसे करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इंस्टाग्राम पर मैंने इसके बारे में बता भी दिया, ज़्यादा टाइम अब नहीं लूंगा क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं आपने ज़्यादा इधर उधर की बात कर दी। जॉन सीना, रॉक और LA नाइट, इन सबका
जिस तरीके से इंप्रेशन किया मिज ने वो अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे को, वैसे मैं रॉक का भूल गया था सही बताऊं तो, मिज का मुझे अच्छे से आता है, एल नाइट का तो पता ही है, और रॉक का भी कुछ टाइम पहले जो सालों की यादें थी वो ताज़ा कर दी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रहा है मिज को कि कैसे ये बंदे को यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन जब यूटिलाइज करते हैं कितना कमाल का काम करता है। और ये मिज के जो गाने हैं इस समय, गाने मतलब उनके गुणगान काफ़ी चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ वैसे एक रन डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से दे दे सीरियस वाला, जब मिज को बहुत सीरियस दिखाया जाए कि वो सब कुछ है, क्योंकि कमाल तो कर सकते हैं रिंग में मिज, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इतने टाइम से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में इस बात को प्रूव भी किया है। कल मंडे नाइट रॉ में मैंने आपको बताया था कि ड्रू मैकिंटायर ने वो जो स्पॉट है एक्सेवियर वुड्स के ऊपर चेयर फेंकने का वो किया था, जबकि वो उनको फेंकनी रिंग में थी, लेकिन क्योंकि रिंग में ऑलरेडी कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो ताकि इंजरी ना हो जाए इस वजह से उन्होंने एक्सेवियर वुड्स के ऊपर फेंक दी। लेकिन एक्सेवियर वुड्स के ऊपर फेंकने की वजह से खुद उनको भी इंजरी हो गई है, और एक्सेवियर वुड्स ने बोला कि जो उनके ऊपर ऑफिस चेयर आई थी उसकी वजह से वो नेक्स्ट वीक कंपीट तो नहीं कर पाएंगे, और उनका 1-2 हफ्ते लग जाएंगे अभी ठीक ठाक होने में। तो ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा अपने बारे में, लेकिन जितना सेफली हो सकते थे उन्होंने काम किया, और इसीलिए प्रोफेशनल सुपरस्टार्स, प्रोफेशनल रेसलर इनको बोला जाता है, सिर्फ रेसलर नहीं बोला जाता, क्योंकि ऐसे स्पॉट्स पर कैसे आपको और ज़्यादा इंप्रोवाइज करना है वो चीज़ ड्रू मैकिंटायर ने उसका एक अच्छा एग्जांपल दिया। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी सेथ रॉलिंस से रिलेटेड है गाइस, और क्या सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जाने वाली है पेबैक में, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब से सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप आई, आप बोल सकते हो ये पहली बार एक रियल थ्रेट है कि चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास से जाने वाली है। सिर्फ इसके पीछे 2 रीज़न है, पहला सेथ रॉलिंस की शायद सर्जरी होने वाली है, और दूसरा शिंजुके नाकामुरा का सीरियस वाला पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करने वाली है। तो अगर आपको टाइटल चेंज दिख जाए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑड हैं उसके अंदर सेथ रॉलिंस स्टिल मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जाके एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन ले लेना सुपरस्टार स्पेक्टिकल की फ्री टिकट का। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।